वेस्ट बैंक बेथलेहम के एक बड़े इलाके में जहां वजवज नाम की एक बिल्डिंग बहुत फेमस है, वहां पर एक ब्लास्ट हुआ जिसमें आईडीएफ सोल्जर्स घायल हो गए। नंबर 2, वेस्ट बैंक में ही रमल्ला में जहां पर कल से लड़ाई चल रही है, वहां पर पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने बड़ी सफलता हासिल की। कम से कम 11 सोल्जर्स इजरायली घायल हो गए। उसके बाद तीसरी चीज, अशदोद के पास यानी जेरूसलम साउथ में हो गया, अशदोद नॉर्थ जो कि फॉर्मल जो इजराइल एरिया है, जो इजरायली एरिया है, अशदोद में कई बार यमन ने बम्बार्डमेंट भी किया है, हिजबुल्लाह ने बम्बार्डमेंट भी किया पिछले साल। अशदोद के पास बड़े इलाके में फिर से आग लग गई है और इस पूरे आग का पैटर्न वही है जो जेरूसलम और उसके बाद जो मध्य इजराइल तक आग आ गई थी। अशदोद नॉर्थ वेस्ट इजराइल में है, नॉर्थ को टच करता हुआ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ इजराइल तक आग बढ़ती चली जा रही है और इसको लेके इजराइल में फिर से एक नए तरह का पैनिक है। बेन गुरियन एयरपोर्ट, जिसको यमन ने कहा था कि हमारी इच्छा के परे यहां पर परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां पर ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गई है। धीरे धीरे बेन गुरियन एयरपोर्ट उन एयरपोर्टों में गिना जाने लगा है दुनिया के जहां पर कोई भी ऐसी स्थिति जो एक तरह से आइसोलेटेड एयरपोर्ट्स हैं, आइसोलेटेड एक देश के, ऐसी स्थिति हो गई। और इसको लेके जो फ्रीडमैन नाम के एक बड़े न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमिस्ट हैं, उन्होंने भी लिखा, खुद वो ज्यू हैं और इजराइल के खिलाफ भी ऐसा नहीं रहे, ज़ायनिस्ट हैं कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन उनके आर्टिकल्स जो अभी लेटेस्ट आए हैं, उन आर्टिकल्स के हिसाब से बेसिकली वो कंजर्वेटिव राइटर है, तो उन आर्टिकल्स के हिसाब से उनको इजराइल का साथ देना चाहिए सब कुछ, और उन्होंने दिया भी है पहले। लेकिन उन्होंने कहा है कि जिस रास्ते को नेतन्याहू ने चुना है, इसी रास्ते पे अगर स्थितियां चलती रहीं तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो ग्रैंड चिल्ड्रन पैदा होंगे अभी की जनरेशन के, या उनके बच्चे पैदा होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन बच्चे, तो ये एक जनरेशन तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद से जो एक जनरेशन पैदा होगी वो ऐसे माहौल में पले बढ़ेगी कि जहां पर इजराइल एक पारिया स्टेट के रूप में जाना जाता है, एक बिल्कुल आइसोलेटेड स्टेट जिसकी कोई परिस्थिति जिसकी कोई पूछ नहीं है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज भी मैं बहराइच में हूं, आज बड़ी सफल मीटिंग रही और यहां मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो राष्ट्रीय पटल पे भारत में खासतौर पे इंडो पाक सिनारियो में हो रहा है, उसका असर ग्रास रूट पे किस तरह से पड़ रहा है, बहुत ही चौंका देने वाला है। और इसको एक जटिल समस्या है, लेकिन उस जटिलता को समझने की जरूरत है और यह भी समझने की जरूरत है कि राजनीतिक रूप से हम लोगों का अपर हैंड यहां पर कैसे हो गया है। अब यूक्रेन और रशिया की जो पीस टॉक्स हैं, उन पीस टॉक्स में भी एक नया मोड़ आ गया है। जो यूरोप प्रपोज कर रहा था 50 दिन का सीज फायर और ये सब चीजें, पुतिन ने सीधे रिफ्यूज कर दिया। पुतिन ने कहा हमको वेस्ट पे विश्वास नहीं, ये लोग झूठ बोलते रहे। जब भी रशिया ने कोई पॉज दिया है सीज फायर का या कोई इस तरह का एक छोटा मोटा सीज फायर किया है, तो यूरोप ने यूक्रेन को और ज्यादा हथियार पहुंचा दिया और इसको लेके रशिया में एक जबरदस्त नाराजगी है। उधर चाइना में और अमेरिका में जो ट्रेड टैरिफ्स पे जो बातचीत चल रही है, अमेरिका तो ऐसा बम हो जाता है हर चीज में, जैसे ट्रंप भारत और पाकिस्तान के सीज फायर पे बम हो गए, जिनके बारे में अभी बात करेंगे। तो चाइना को लेके ट्रंप फिर बम हो गए कि नहीं बहुत अच्छी बात चल रही है। अच्छा, ट्रंप का तो समस्या ये है कि जो वो चाहते हैं वो बता देते हैं कि यही रियलिटी है। मतलब आपकी एक विश है, उस विश को आप बता देंगे कि ये होने वाला है। अच्छा, वो होता उस तरह से नहीं है, कभी नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत भी होता है तो उसका ट्रंप क्रेडिट ले लेते हैं। तो चाइना के साथ जो उनकी टैरिफ टॉक्स चल रही हैं, उनकी भी यही हालत है। बहुत ही बुरी स्थिति इस समय वहां पर है अमेरिका की। क्यों? क्योंकि चाइना ने ऑल्टरनेटिव मार्केट्स खोज लिए हैं। चाइना ने अपना जो अमेरिकन टैरिफ से जो नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई करने के लिए चाइना ने एक पैरेलल सिस्टम भी बना लिया है। और ये सारी चीजें ऐसे माहौल में हो रही हैं जब पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ा रहे हैं और ट्रंप हालांकि बदलना चाहता है, कुछ दूसरा करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। अब हम आते हैं, देखिए, जो भारत की जो
सिचुएशन है सीज फायर की। अब देखिए सीज फायर अनाउंस हुआ, उसके बाद वायलेशंस की बात आ गई। वायलेशंस की बात आ गई तो अब बात आ रही है कि भारत सरकार ने सेना को कहा है कि वो रिस्पॉन्ड करे। अब जब वो रिस्पॉन्ड करेगी तो सीज फायर तो खत्म ही हो गया। अच्छा, कल जो पाकिस्तानी वायलेशंस हुए हैं, अब ये क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान ने किए हैं कि उसमें कुछ किसी और ताकत का हाथ है, क्योंकि जब शहबाज शरीफ कह रहे थे कि सीज फायर अनाउंस कर रहे थे, लगभग एकदम उसी समय ये हमले भारत के कुछ एरियाज पे हुए। उसी पे उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि व्हाट द हेल, अभी तक ये सीज फायर है कैसा जब अभी तक फायरिंग चल रही है और ब्लैकआउट हो रहा है, इस तरह की चीजें हो रही। तो ये देखिए जो पूरी स्थिति है, इसको अगर हम देखें तो दरअसल ये क्या दिखाता है। अच्छा, उस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम आपको ये भी बता दें कि जो ग्रास रूट की सिचुएशन, जो बाराबंकी से बहराइच में आया हूं, जो बिल्कुल यूपी का हार्टलैंड है और यूपी इंडिया का हार्टलैंड, यहां की जो पूरी परिस्थिति है कि मुस्लिम्स में तो चलिए एक रिलीफ है कि थोड़ा सा सीज फायर हो गया, हिंदुओं में इतना गुस्सा है मोदी के खिलाफ, इतना गुस्सा है कि मैं बता नहीं सकता। मैंने कभी इतना गुस्सा नहीं देखा। जिस तरीके से पूरा एक व्हाट्सएप पे सब चीजें चल रही, गांव की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर आके ही आप समझ सकते हैं। आप शहरी व्हाट्सएप ग्रुप से आप गांव की मेंटालिटी नहीं समझ सकते। और शहरी व्हाट्सएप ग्रुप में तो एक स्लैविश मेंटालिटी मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री के प्रति है। गांव में ऐसा नहीं है, गांव के लोग रिएक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर हमको यह कहा गया कि भारत इतनी बड़ी ताकत बन गया है, पाकिस्तान कुछ नहीं है, तो फिर पाकिस्तान के साथ सीज फायर क्यों किया, और सीज फायर अपनी शर्तों पे करते तब भी ठीक था। ट्रंप के आगे क्यों झुके, इसको लेके बहुत बहुत भयंकर स्थिति, इतनी खराब स्थिति है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। हम लोग मौजूदा सरकार के आलोचक रहे, सब रहे, ये रहे, सीज फायर हम भी चाहते हैं सीज फायर हो, लेकिन जो जनता ने जिस तरह से लिया, क्योंकि उसको ये लगा, देखिए अब यहां पर बड़ी एक सूक्ष्म बात है, बारीक बात, जनता को यह लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। आपने हमेशा कहा था कि पाकिस्तान भारत के सामने कुछ नहीं है, भारत तो विश्व गुरु है। लोग कह रहे हैं यहां पर कि विश्व गुरु जो घूम घूम के पूरा अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी करते थे, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान पिद्दी सा देश है, हमारे सामने कुछ नहीं है। आज उसके साथ आप बराबरी का समझौता कैसे आपने कर लिया, और इस हद तक कि ट्रंप ने जो बयान दिया है उसमें इंडिया डैश पाकिस्तान उसने लिखा है, यानी इंडिया का हाइफिनेशन पाकिस्तान के साथ हो गया। जो मोदी ने कहा था कि ये नहीं होगा, इंडिया जो है पाकिस्तान से बहुत बड़ी ताकत है, वो इस तरह की पाकिस्तान से उसका हाइफिनेशन नहीं होगा। तो फिर क्या हुआ ऐसा, अब आप देखिए, अब यहां पर दो तीन चीजें हैं। एक तो यह है कि कोई बड़ी डील हो सकती है, और इसमें इंडिया के कुछ बिजनेस हाउसेज जो मौजूदा सरकार के नजदीक हैं, उनकी भूमिका हो सकती है। कोई बड़ी डील अमेरिका से इस मामले में हुई हो। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की पूरी स्थिति बन रही थी, क्योंकि ट्रंप ने अपने अपना जो उसका ट्रूथ सोशल एक अलग ऐप है, उसमें उसने जो पोस्ट किया है, उसने कहा है कि मैंने आई हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स। क्यों कहा ट्रंप, मतलब दसियों लाख हमने जिंदगी बचा। दसियों लाख तो केवल न्यूक्लियर वॉर में ही हो सकता है, और तो कोई वजह है नहीं। तो क्या ये न्यूक्लियर वॉर की स्थिति बन रही थी। अब ये देखिए, ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में बहुत ही गंभीर बात है। और न्यूक्लियर वॉर की अगर सिचुएशन बन रही थी तो उसमें सीधी बात आ जाती है कि भारत में मान लीजिए आपने ये मेंटालिटी एक बनाई कि भाई ठीक है, भारत में 10 लाख लोग मर जाएं, 20 लाख लोग मर जाएं, ये कहा जाता है, बीजेपी वाले कहते थे। लेकिन आज बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, आज कह रहे हैं कि या तो ये बात हमको सच्चाई बताई जाती कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान अगर हमारे 5 लाख लोगों को मारेगा तो हम 20 लाख लोगों को मारेंगे, लेकिन 5 लाख हमारे लोग तो मारे जाएंगे। ये बात एहसास ही नहीं थी लोगों के कॉन्शियसनेस में। अब मैं तो शॉक्ड हूं, सरप्राइज्ड हूं। लोगों के दिमाग में ये बात ही नहीं थी। लोग भूल गए थे, जो प्रोपेगेंडा चला 2014 के बाद, लोग भूल गए कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपनरी थी, और पाकिस्तान इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा जिस तरह से उसने किया, ये भी लोग भूल गए। और भारत सरकार ने, मतलब मौजूदा सरकार की जो पार्टी है, विचारधारा है,
उसने इस चीज को आगे बढ़ाया। और जब उसको लगा कि अब स्थितियां यहां आ रही हैं, और ये कहना आसान है, लेकिन जब ऐसी स्थिति बनेगी कि भारत में 5 लाख लोग न्यूक्लियर स्ट्राइक में मारे गए, फिर उसके बाद आप पाकिस्तान पर, मतलब क्या दुनिया में क्या जाएगा कि ये लोग ये कर रहे हैं भारत पाकिस्तान, और कोई इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये दोनों देश खत्म हो जाएंगे। तो फिर इनको, अच्छा ये बात मौजूदा सरकार को पता थी, ऐसा नहीं पता नहीं थी, फिर भी इन्होंने ये किया। उसमें पाकिस्तान को एंगेज कर सकते थे, उससे डायलॉग कर सकते थे, और उसको कुछ अपना बल प्रयोग भी कर सकते थे। एक दूसरी तरह से बल प्रयोग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। दूसरी तरह से आप बल प्रयोग कर सकते थे, सरप्राइज कर सकते थे, आप इस तरह की भी स्ट्रेटजी बना सकते थे कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर, वो बड़ी चीज होती है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको हम डिसेबल कर देंगे। और ये बात आई भी है कि एक जगह पाकिस्तान के कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे कुछ अटैक इंडिया ने कोशिश की थी, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने कुछ ऐसे टेस्ट किए या कुछ, अभी देखिए कंफर्म कुछ नहीं है, लेकिन ये एक स्पेकुलेशन है। क्योंकि अब जब पाकिस्तान ने कुछ ऐसे टेस्ट किए और जिस तरह से कुछ अर्थक्वेक्स वगैरह कुछ छोटे मोटे आए गुजरात के आसपास, तो तब लोगों ने अंदाजा लगाया कि वो टेस्ट किए और ये पूरी स्थिति बन सकती है। भारत सरकार को इतना भी इल्म नहीं था एक पूरा अटैक शुरू करने के पहले कि ये भी हो सकता है, बिल्कुल इल्म था, ऐसा नहीं इल्म नहीं था, लेकिन अपने एक शॉर्ट साइटेडनेस में, अपने एक उसमें कि हम कुछ करके और कुछ दिखा के फिर हम, और एक क्या कहेंगे उसको, एक एरोगेंस, एक जबरदस्ती का एक ओवर कॉन्फिडेंस कि वो तो सच में मानने लगे थे। अरे भाई, आप जनता को सुनाने के लिए ये बात कहते कि पाकिस्तान कुछ नहीं है, पिद्दी है, लेकिन खुद तो आपको पता रहना चाहिए था असलियत क्या है। कैपेबिलिटी है वहां, आपसे बहुत कम है लेकिन है, और वो अगर ठीक से डिप्लॉय करें तो एक लंबे समय तक स्टैंड ऑफ हो सकता है। तो ये मतलब अगर न्यूक्लियर वाला ऑप्शन हटा भी दें तब भी हो सकता था, और ये वाला आप लगा दीजिए तब तो एक अलग ही बात थी। अब यहां पर जो पूरी एक सिचुएशन आ गई कि आपने अपना सोचा था कि अपने आप, मतलब आप सोचिए मीडिया जो उस दिन प्रचार कर रहा था 8 तारीख की रात को कि इस्लामाबाद कब्जा हो गया, कराची में वो ये हो गया, और पूरा भारत, वो एक्चुअली कुछ लोग मानने लगे थे, और उसको ऐसे बनाया गया था कि वाकई, मतलब मुझे तो बड़ा शॉकिंग लग रहा है कि ऐसा कैसे कोई सोच सकता है, ऐसा कैसे कोई इतना बड़ा चढ़ा के सोच सकता है। मतलब पूरी तरह से ये ध्वस्त हो गया जो इनका एक इस मौजूदा सरकार की जो पार्टी है उसकी जो विचारधारा है, वो विचारधारा जिस आधार पे एक जबरदस्ती के 56, ये जो मैं इसको 56 इंची वो कहता हूँ, वो तो पूरा ध्वस्त हो गया। असली राष्ट्रवादी तो हमारे साथ आए, और वो इस चीज को आज कई जगह ऐसा हुआ कि ब्राह्मणों का बड़ा हिस्सा बहराइच में इसमें हमारे साथ आया, और उन्होंने यही कहा कि हमको इस विश्वास उठ गया है, हमें विश्वास ही उठ गया है कि ये हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। ये बात देखिए बहुत लोग कभी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में तो समाज को बांटा गया था। अब जब बांट दिया आपने, और उसके बाद आपने ये दिखाया कि नहीं हम कमजोर हैं, हम बराबर हैं पाकिस्तान के, तो हिंदू रिएक्ट किया। अब हिंदू रिएक्ट किया तो मुस्लिम भी उसको देख रहा है, तो हिंदू रिएक्ट करके जा आ रहा है, हमारे पास आ रहा है। हम क्या हैं? हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पैरागन हैं। तो सीधे सीधे पॉलिटिकल मैसेजिंग ये जा रही है कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता इस पूरी परिस्थितियों में बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से, जटिल तरीके से वो मजबूत हुई। और देखिए जो गाजा में लड़ाई चल रही है उसकी, अब जब जटिलता की बात हो ही रही है, तो जटिलता की एक दूसरी परिस्थिति यह भी है, जिस तरीके से हमास के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया गया पूरी दुनिया में, उससे हमास कैसे और मजबूत हुआ। और उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि हमास की कैपेबिलिटी कुछ नहीं है, हमास जीरो है, असली तो हमें हिजबुल्लाह से लड़ना है, हमको ईरान से लड़ना है। अभी भी वो चल रहा है, इजराइल में अभी भी वो चल रहा है। और फिर वही बात है कि वहां के लोग अचंभित हैं, वहां के कुछ एनालिस्ट अचंभित हैं कि ये कैसे अभी तक ये लोग चला रहे हैं, जबकि रियलिटी कुछ और है, और अपने लोगों को भी भटका रहे हैं, और एक बड़ा अननेचुरल सा माहौल बना रहे हैं, और जिसमें बड़ा एक अंदर इजरायली सोसाइटी के बैकलैश हो रहा है।
भारत में चलिए कम से कम लोकतंत्र है, तो यहां पर एक एक्सप्रेशन हो जाता है थोड़ा बहुत, मतलब उसमें बहुत सारी, हम उस बहस में नहीं पड़ेंगे कि उसको भी दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चलिए फर्क है। इजराइल में तो उस तरह का लोकतंत्र भी नहीं है, लेकिन इजराइल में एक अलग तरह का लोकतंत्र है कि जो उनका इलीट, रेसिस्ट इलीट है, वो आपस में बहस करता है, वो अलाउड है, एक दूसरे पे हमला भी करता है। तो जो रेसिस्ट इलीट है वो इस चीज को कह रहा है कि तुमने इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी कि तुमने हमास को, और अभी भी कर रहे हो, और अभी भी ग्राउंड ऑफेंसिव की बात कर रहे हो, जबकि तुम्हें किसी का सपोर्ट नहीं है, ट्रंप का सपोर्ट नहीं है, किसी देश का सपोर्ट नहीं, और तुम ग्राउंड ऑफेंसिव की बात कर रहे हो। और हमास ने बार बार दिखाया है 17 अप्रैल से पूरा 9 मई तक, 10 मई तक, कि उसने तुम्हें आइसोलेट कर करके मारा है, गाजा में मारा है, वेस्ट बैंक में मारा है। वेस्ट बैंक में आज जो, मैं उसी पे वापस आता हूं, वज बिल्डिंग जो बेथलेहम में, उसमें इजराइल पूरा, वो बेथलेहम इजराइल का पूरा गढ़ है, मतलब इन द सेंस कि आईडीएफ का। वो बेथलेहम में इलीगल इजरायली सेटलर्स भी हैं, बड़ी संख्या फिलिस्तीनियों की है। इजराइल आईडीएफ ने लेकिन वहां पर कोई सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस नहीं फेस किया था, और कई घर वहां पर कब्जा कर लिए। और वेस्ट बैंक में यही पैटर्न, घर कब्जा करता है आईडीएफ, फिर वहां के लोगों को निकालता है जिनका घर है, और फिर कहता है जिनका घर है उन्हीं से कहता है डिमोलिश करो अपने घर को। ये तुलकरेम में और ये नूर शम्स कैंप में और इस तरह से कई जगह हुआ है, हालांकि रेजिस्टेंस भी इसके खिलाफ हुआ है, जिसमें इजरायली पीछे हटे। अब जो वजवज जो बिल्डिंग थी उस पर जो इन्होंने कब्जा किया था बेथलेहम में, बड़ा महत्वपूर्ण, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, वहां पर ये लोग, इन लोगों ने ये सोचा था कि एक इजरायली टावर बनाएंगे, और उस टावर को हम पूरे वेस्ट बैंक को उससे मॉनिटर करेंगे, यहां तक कि जॉर्डन को मॉनिटर करेंगे। अब पता नहीं वो जगह क्यों चुनी, लेकिन ये एक बात आई कि हम उस टावर से हम सब कुछ मॉनिटर करेंगे। और उसमें यह भी बात आई कि जहां जहां फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस, क्योंकि वेस्ट बैंक फैला हुआ इलाका है, गाजा की तरह वहां टनल्स नहीं है, पहाड़, जंगल, मैदान साफ, एकदम खुले खुले मैदान, तो उन्होंने कहा कि हम पूरा एक सर्वेलेंस भी ऊपर से करेंगे। और यह भी बात आ रही थी कि कोई स्पाई सैटेलाइट, कोई सुपर स्पाई सैटेलाइट वो वहां से लगाएंगे जो पूरे एक एक रेजिस्टेंस के फाइटर को खोज निकालेगा। इस तरह की बातों से फायदा क्या है जब तुम नहीं कर सकते हो? वज बिल्डिंग में जब तुमने एक ऐसा मीनार, ऐसी एक मीनार खड़ी करने की कोशिश की, और तुम चाइना के पैटर्न पे करने के लिए कह रहे थे कि चाइना में जैसे 3 साल में 3 साल की बिल्डिंगें 3 महीने में खड़ी हो जाती हैं प्री फैब्रिकेटेड तरीके से, वो जब वो मटेरियल यूज करके, उस तरह से इजराइल भी वैसे ही करेगा। चाइना की से वहां पर जो इजराइल ने इंपोर्ट ऑर्डर वगैरह किया था, लगता है वो पहुंचा ही नहीं वो। और इन्होंने जो बिल्डिंग अपनी जस की तस, इनके पास जो कुछ भी था प्री फैब्रिकेटेड, उससे बनाने की कोशिश की। उससे बनाते बनाते ये लोग कुछ आगे बढ़े और उसको रेजिस्टेंस ने आज गिरा दिया, पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरा दी। अब आप बताओ, अब ऐसी पूरी सिचुएशन में आप क्या करोगे? अच्छा, अब उसके बाद नाबलस में फिर, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि जो ये बढ़ा चढ़ा के जो जिंगोइज्म अननेसेसरी है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, नया दुनिया ने ये सब कभी देखा नहीं है। अच्छा, एक चीज और देखिए, बड़ी अजीब सी बात, और इसमें सीरिया की भी जो अल शारा लीडरशिप है उसकी गद्दारी साबित होती है। क्या हुआ था, एक बैटल ऑफ याकूब हुई थी, सुल्तान याकूब, लेबनान में हुई थी बैटल ऑफ सुल्तान याकूब, और ये हुई थी, आप सोचिए 1982 में, 10 जून 1982। इसमें सीरियन आर्मी और इजरायली आर्मी में लड़ाई हुई थी, और उसमें फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का एक जो ग्रुप है PFLP GCC, वो भी लड़ा था। और सीरियन आर्मी और PFLP के ग्रुप ने 3 इजरायली सोल्जर्स को एक टैंक से अरेस्ट कर लिया था, और या उसमें गोलीबारी में 3 इजरायली सैनिक मारे गए थे, उनको उठा लिया था, उनकी बॉडी नहीं मिली थी। आज वो बॉडी मिली उसमें से एक सोल्जर की। और कैसे मिली? क्योंकि सीरिया में जो अल शरा सरकार है, उसने जो PFLP के उस समय का एक लड़ाका था, वो अभी सीरिया में रह रहा था, काफी उम्र हो गई उसकी, उसको अरेस्ट किया। उसको अरेस्ट करके ऑब्वियसली टॉर्चर किया गया, और फिर ये चीज बाहर निकली। मतलब अल शरा यहां तक जाने को तैयार है इजराइल के लिए कि वो फिलिस्तीनियों का टॉर्चर कर रहा है। अब आप बताइए, ये इससे ज्यादा गिरी हुई चीज क्या हो सकती है? अब हम आते हैं, देखिए, ये तो सीरिया, और ये तब हो रहा है जब इजराइल को, मतलब अपने
उनका वहाँ एक ऑब्सेशन है कि हम किसी भी तरीके से अपने जो मृत हैं उनको हम निकालें और उनको ये करें। एक उनका कुछ एक जुइश भी नहीं कहा जाए, जायनिस्ट कुछ उनका अपना एक उनके बहुत सारे ऐसे फितूर है। अच्छा, अमेरिका में भी देखिए जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, जो एक बड़ी संख्या अमेरिका में हो गई है, उनका भी एक फितूर है कि क्राइस्ट तभी आएंगे जब इजराइल में कुछ होगा और ये सारी चीजें होंगी। हालांकि उसमें अंत में यह है कि जूस को भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन अभी क्या है कि इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस और जो जायनिस्ट हैं उन्होंने एक अलायंस बना लिया और इस अलायंस के तहत वो ये कहने लगे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह से इजराइल की मदद करो, इजराइल को सब कुछ नष्ट करने दो, फिर इजराइल भी नष्ट हो जाएगा, फिर क्राइस्ट आएंगे। जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा वहां पर तो फिर क्राइस्ट आएंगे और क्राइस्ट फिर इजराइल को भी नष्ट करेंगे। अब ये देखिए बिल्कुल कॉन्वोल्यूटेड लॉजिक, जो मतलब किसी भी तरीके से रैशनल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल कोई मतलब नहीं है इसका, सनातन धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई मतलब नहीं। और यहां पर और इस पूरी परिस्थिति पे देखिए इसको विचारधारा बना के युद्ध किया जा रहा है। ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में इवेंजेलिकल क्रिश्चियन, जिनको व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट भी कहते हैं, वॉस्प, तो वॉस्प जायनिस्ट अलायंस, ये काफी पुराना है, मतलब 20, 25, 30 साल पुराना। तो वॉस्प यानी व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट और जायनिस्ट, इनका जो अलायंस है, अनहोली अलायंस, ये अपनी आइडियोलॉजी के तहत कैसे पूरी लड़ाई को एक बार बार एक नई दिशा देने की कोशिश करता है, बार बार फोर्स करता है कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करे। और उसमें बाइडेन की एक विचारधारा लिबरल इंपीरियलिज्म की वो आ गई थी, वो भी उसी दिशा में काम कर रही थी। लेकिन ट्रंप की जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, उसमें इजराइल का उस तरह की भूमिका नहीं है। वहां ट्रंप जाके मतलब अमेरिका जाके फंस जाता है और बार बार फंस रहा है और अभी तक फंस रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का दौरा बिल्कुल सर पे है। 11 मई हो गई है, 14-15 मई को हो जाएगा और उसमें क्या होगा? सऊदी अरेबिया के ट्रंप के दौरे में इजराइल वो जाएंगे नहीं, इजराइल नहीं जाएगा तो फिर खेल खत्म है। और ट्रंप और नेतन्याहू के बीच जो झगड़ा है उसकी बातें और सामने आ गई हैं। यमन के बारे में सुनिए, यमन का और ज्यादा जो अमेरिका के जो हॉर्नेट, सुपर हॉर्नेट जो जहाज, 3 जहाज जो गिरे हैं, सोचिए उसमें से एक जहाज यमन मार गिराने वाला था, लेकिन अमेरिका ने पहले उसको मार दिया, इस तरह की खबरें आई। और अमेरिका जो यमन के साथ युद्ध में पीछे हटा है, उसकी बहुत बड़ा कारण यही है कि वो नहीं लड़ पा रहे थे। उनके सारे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट जो यमन ड्रोन से मार करता था और जो सरफेस टू सी या सरफेस टू एयर मिसाइल्स को भी यूज करके जो करता था, शायद यहाँ की लाइट चली गई है, वीडियो जारी रहेगा, थोड़े कुछ मिनट की बात है। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं, इन सारी परिस्थितियों में हमने देखा कि यमन का एक अपर हैंड बनता जा रहा है और यमन के इस अपर हैंड से पूरी एक जो अमेरिका का विड्रॉल हुआ। अब आप सोचिए फिर इजराइल कितना डरा हुआ है यमन से। बेन गुरियन एयरपोर्ट पे यमन ने अभी भी कहा है कि वो मार करेगा। बेन गुरियन एयरपोर्ट पे फ्लाइट कैंसिल होती चली जा रही है। 30 से ज़्यादा % ट्रैफिक वहाँ पर इफेक्ट हो गया, जो बहुत ही इसेंशियल जो ट्रेडिंग ट्रैफिक है, मतलब जो ट्रेड गुड्स हैं इस तरह के, वही केवल आ रहे हैं और उन पे भी कब यमन वार कर दे ये नहीं पता है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है लेबनान में फिर वही बात हो रही है। इजराइल खाली मैदानों में मार रहा है, बार बार वही बात रिपीट हो रही है, खाली मैदानों में मार रहा है। अच्छा, इधर देखिए जो एक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को जो डिसार्म करने की बात थी, जो इजराइल की शर्त थी कि तभी हम ह्यूमैनिटेरियन एड अलाउ करेंगे, अब पूरी परिस्थिति बदल गई है। ह्यूमैनिटेरियन एड का जो हमास ने इंतजाम किया है, उसके बाद कई वेस्टर्न कंट्रीज भी कहने लगी हम ह्यूमैनिटेरियन एड हम दूसरी तरीके से इजराइल तक पहुंचाएंगे। लाइट आ गई। ये होता है, ये देखिए छोटे से खैर। तो अब जो पूरी एक सिचुएशन है, इसमें जो मतलब जहां पर जाके ये चीजें फंसी हैं, वो देखिए क्या है कि यमन के पास अभी जो यमन का ताजा बयान आया है कि उसके पास कुछ नई मिसाइल्स हैं और वो नई मिसाइल्स और ज्यादा वो डीप में स्ट्राइक कर सकती। और उन्होंने अशदोद का नाम कल लिया था और अशदोद में आज आग लगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यमन की वजह से लगी, वो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की वजह। ये जो आग लगी है इसराइल में, जिससे इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हो गया है,
उसमें कई इनके लोग घायल हुए हैं, मारे भी गए हैं, छुपाया जा रहा है। इससे देखिए एक नई पूरी परिस्थिति पैदा हो रही है। तो ये देखिए आज का प्रसारण था। कल देखिए मैं मोस्ट ऑफली अपने एनवायरनमेंट में वापस होऊंगा, तो कल से आपको रेगुलर टाइम पे और रेगुलर आपको वीडियोस मिलने लगेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।